हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना ललित कुमार स्वागत करता हूं अपने चैनल ललित इंडियन इन आयरलैंड। आयरलैंड की इस सीरीज में अभी तक हमने बहुत सारे टॉपिक को डिस्कस किए हैं। आप सबने यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, फिर वीडियो प्लेलिस्ट में जा करके आप उसको चैनल में जिस टॉपिक में बनाए हैं वो सब आप देख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक रहेगा, हमारा टॉपिक रहेगा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड इन आयरलैंड। मतलब आयरलैंड में आने के बाद आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स या फिर कौन कौन सी चीज़ें करनी जरूरी रहेगी, ठीक है। तो या फिर कौन कौन से कार्ड्स बनवाने जरूर रहेंगे, तो उसके पर्पज़ में हमारा वीडियो रहेगा। और चलिए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहला बात कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको इंडिया से लाना जरूरी रहेगा, ठीक है। इंडिया से लाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपका रहेगा पासपोर्ट। पासपोर्ट आपका इम्पोर्टेंट रहेगा और आपको ये रखना है सेफ्टी की। पासपोर्ट थोड़ा सा सेफ्टी रखें, ऐसा ना हो कि कहीं गिर जाए। और प्लस इनसे सारी चीज़ें जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप इंडिया लाए उसका कलर PDF करके आप एक जो होता है सॉफ्ट कॉपी अपने पास रखिए। इन केस के लिए आपका गुम हो जाता है तो उसका रेफरेंस डॉक्यूमेंट में करके आप सब बनवा सकते हैं, लेकिन ऐसा नौबत नहीं आनी चाहिए। पासपोर्ट तो अपने पास रखना ही है, क्योंकि यही एकमात्र सहारा है आपकी पहचान का, उन्हें तो बहुत दिक्कत आ सकती है, ठीक है। पासपोर्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। आप यहाँ पे PPS कार्ड होता है। PPS कार्ड का ये होता है, इंडिया में जैसे पैन कार्ड होता है वैसे यहाँ पे PPS कार्ड होता है। PPS कार्ड वो ट्रैक करता है आपकी सैलरी को, और जितनी सैलरी होती है उसके हिसाब से वो टैक्स डिडक्ट करता है। जब तक आपका PPS कार्ड नहीं बन जाता तब तक आपकी सैलरी से टैक्स 40% डिडक्ट होते रहेगा, तब आपको दिक्कत आती रहेगी। तो आप कोशिश करो कि जैसे ही आते हो वैसे ही आप अपने PPS कार्ड के लिए अप्लाई कर दो। PPS कार्ड अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ चाहिए होता है? आपको चाहिए होता है एक आइडेंटिटी, जिसमें से आपका पासपोर्ट लग जाता है। दूसरा रहता है आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर, या फिर कंपनी से जिस कंपनी में आ रहे हैं उसके थ्रू के उसका रिलेट कि आपको कौन है। स्टूडेंट के केस में कॉलेज का वो लेटर लगता है, ठीक है। और तीसरा ये है कि आपका अकोमोडेशन, मतलब कि आप रह कहाँ रहे हो, तो वो भी आपको कंपनी से लिख करके दे देगा कि मैं ये बंदा हमारे इस गेस्ट हाउस में, या फिर आपको यदि स्टूडेंट हो तो आपको अपने ऑनर से एज एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा कि हाँ ये मेरे पास रहता है, ठीक है। तो 3 डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा। और बेसिक डिटेल में आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करेगा। मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के बाद आपका वो ईमेल ID पे वेरीफाई करने के बाद तब उसको ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने रहेंगे। उसके बाद क्या होगा, मैं अभी PPS का थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। PPS में ये होता है कि आपको ये सारा चीज़ मोबाइल से अप्लाई करोगे, उसके 1-2 दिन बाद उसका मेल रिप्लाई आ जाता है कि आपका अपॉइंटमेंट इस दिन को है। जिस दिन को जा करके आप वहाँ के ऑफिस में जाते हो, वहाँ पे वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके चेक करता है। फिर उसके बाद एक फॉर्म देता है, फॉर्म का आपको भरने होते हैं। भरने के बाद वो आपसे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद आपको 15 मिनट का काम है। डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद वो आपको एक लिस्ट दे देते हैं, एक A4 साइज पेपर में आपको PPS नंबर दे देते हैं। उसके लगभग 1-2 हफ्ते के बाद आपका PPS कार्ड आ जाता है। उस कार्ड में आपका कार्ड नंबर रहता है और एक्सपायरी डेट भी रहता है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब तक आप PPS नंबर अपने सैलरी अकाउंट में नहीं लगाओगे या फिर कहीं भी नहीं लगाओगे तब तक आपको 40% डिडक्ट होता रहेगा। इसके लगाने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये भी बता दे रहा हूँ, टैक्स का क्राइटेरिया क्या है। टैक्स का क्या है क्राइटेरिया है कि 42,000 यूरो ईयरली जिनका है, जिनसे नीचे जिनका है इस साल लगेगा 20% टैक्स। और जिसका 42,000 ऊपर है तो उसके ऊपर जितना भी अमाउंट है उसका 40% लगेगा। तो टैक्स यहाँ पे ज़्यादा करता है, तो थोड़ा सा आप पहले ही PPS कार्ड बना लो जिससे आपको टैक्स डिडक्ट हो। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपका बैंक अकाउंट खुलाने के लिए यहाँ पे बैंक ऑफ आयरलैंड और AIB बैंक, 2 बैंक हैं। तो उसमें ये आपको बता देता हूँ कि आपको यहाँ पे हर चीज़ के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। तो आपको क्या करना है, आपको
AIB बैंक के ऑफिशियल ऐप पे जा करके डाउनलोड करके उससे आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, या तो आप फिजिकली जा करके उससे अपॉइंटमेंट ले लेंगे। वहाँ पे जा करके आपको वो आपका अकाउंट नंबर तो तुरंत दे देंगे, लेकिन वो आपका जो कार्ड है और एक्टिवेट करने का वो आपको एक हफ्ते बाद आएगा। आपका एक कोड रहेगा जो आपका मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट करने के लिए, और एक कार्ड आएगा उसमें पिन भी है, पिन के लिए दूसरा पोस्ट कार्ड आएगा, तो भी आपके हो जाएगा। तो लगभग इस सारे प्रोसेस में आपका 2 हफ्ते के अंदर आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तब तक आप क्या कर सकते हैं, तब तक आप मैंने अभी उस ऐप को चलाया नहीं है, तो मनीजार कोई ऐप बोलते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको वीडियो बता दूंगा कि कैसे उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, और तीसरा चीज़ है कि आइलैंड में उतरते ही आप इंडिया से फॉरेक्स कार्ड यदि बना सकते हैं तो फॉरेक्स कार्ड बनवा के लाइए, नहीं तो कैश कन्वर्ट करवा लीजिएगा एयरपोर्ट में। एयरपोर्ट के बाहर कहीं होता है तो सस्ते रेट में थोड़ा सा ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं, ज़्यादा यूरो मिल जाते हैं, तो फॉरेक्स कार्ड में कुछ पैसे डाल के आइए, ताकि यहाँ पे कुछ जगह पे यहीं पे कैश लेते नहीं है, तो वहाँ पे आपको फॉरेक्स कार्ड की ज़रूरत पड़ सकती है। चौथा ये रहेगा कि आपको इंडिया से यदि आते हैं एज ए एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के लिए मैं बता रहा हूँ, इंडिया से आते हैं तो मैंने थोड़ा सा भूल कर दिया था, आप मत कीजिए। आप NRI अकाउंट इंडिया से खुलवा के भी आइए। NRI अकाउंट खुलवा लेते हैं तो आप यहाँ से यदि इंडिया के अपने अकाउंट में पैसे भेजते हैं तब आपको उसमें दोबारा टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो आप यहाँ पे ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे हैं, वहाँ पे जो आप पैसे भेजेंगे उस पर भी टैक्स पड़ेगा, तो एक हिसाब से दो जगह आपका टैक्स पड़ जाएगा। तो आप NRI अकाउंट खुलवा लीजिए। NRI अकाउंट में आपका यहाँ का जो वीज़ा, यहाँ और पासपोर्ट और ये सारी चीज़ें वहाँ पे लगती हैं। मैं उसके बारे में आपको अपडेट कर दूंगा, आगे वीडियो बना दूंगा उसके बारे में। तो NRI अकाउंट खुलवा लीजिएगा, और यहाँ पे आने के बाद सिम आपको ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि इंडिया का सिम भी चलेगा ऐसा कुछ नहीं। हाँ, एक और चीज़ आपको बताना गया है कि इंडिया से जब आए, जिस दिन आपका फ्लाइट है उसके एक दिन पहले आप अपना रोमिंग का रिचार्ज कराते हैं, क्योंकि मोबाइल ही सब कुछ है। मोबाइल में आप यदि रोमिंग रिचार्ज नहीं कराते हैं तो आपसे कांटेक्ट नहीं हो पाता है। तो यदि वाईफाई किसी एयरपोर्ट पे आप थोड़ा सा शर्माते हैं या पूछ नहीं पाते पासपोर्ट, तो फिर आप बिना नेटवर्क के रहेंगे तो फिर आप किसी से कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे, अपने दोस्तों से, अपने कॉलीग से। तो आप क्या कीजिए, इंडिया से रोमिंग करा के, ताकि आपका फ़ोन चालू रहे। ठीक है, और चालू रहे, उसको चार्ज रखिए, और पावर अडेप्टर तो लाना ही है, क्योंकि फ़ोन स्विच ऑफ नहीं होना चाहिए। और इसके बाद सिम का ये है कि आप यहाँ आने के बाद आप कई कंपनियों पे सिम मिलते हैं। आप एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो भी 55 यूरो का वोडाफोन का तो सिम मिल जाता है। और यदि लाइका का सिम आप लेते हैं तो लाइका का सिम फ्री में मिलता है, तो उसका नंबर ले करके उस पर जब तक अपना प्रोफाइल अपडेट कर देते हैं तब तक इनकमिंग चालू हो जाती है। हाँ, आउटगोइंग के लिए आपको रिचार्ज करना पड़ता है, तो उसको अपने हिसाब से रिचार्ज कर सकते हैं। उसके बारे में भी एक वीडियो आ जाएगा। छठा पॉइंट रहेगा GNIB कार्ड। GNIB कार्ड क्या होता है, इसके बारे में भी मैं अभी मेरा अपॉइंटमेंट नहीं आया है, तो उसके बारे में डिटेल हम वीडियो बना देंगे। लेकिन ये है कि GNIB कार्ड के बारे में थोड़ा सा चीज़ें बता देता हूँ। GNIB कार्ड मीन्स ये होता है कि जब आप इंडिया से वीज़ा एप्लीकेशन जब अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपने वहाँ पे एंट्री होता है, सिंगल एंट्री, एक मल्टीपल एंट्री आपने कॉलम में एंट्री किया होता है। तो उसके थ्रू यदि आप मल्टीपल एंट्री में आपने किया है तो मतलब कि उसमें जितने दिन के लिए, मतलब ज़्यादा नहीं हो, 30 दिन के, 3 महीने का डेट रहता है आपका। तो 3 महीने के अंदर आप कई बार आ जा सकते हैं, लेकिन उसको अपने पैसे से आना जाना रहेगा। लेकिन यदि 3 महीने के बाद आप जाते हैं और उसके बाद और आपने सिंगल एंट्री कराया तो आप दोबारा चले गए वापस, दोबारा जब आएंगे तो आपको नहीं आ सकते, क्योंकि आपने सिंगल एंट्री अप्लाई किया था। मल्टीपल एंट्री यदि कर दिए होते हैं तो आप 3 महीने के अंदर 3-4 बार जा सकते हैं। और यहाँ पे जो कार्ड बनता है GNIB कार्ड, उसे ये होता है रेसिडेंट परमिट एक हिसाब से हो जाता है। तो उसमें ये होता है कि आपको वीज़ा जो है आपका 2 साल जो आपकी कंपनी ने दिया है, उसके बाद जब आपका एयरपोर्ट पे उतरते हैं तैसे एक स्टाम्प लगा देता है कि आपको GNIB कार्ड इतने दिन के अंदर बना लेना है। उसके बाद यदि आप इंडिया जाते हैं, मतलब कि 3-4 महीने बाद,
फिर वापस आते हैं तो GNIB कार्ड आपका वीज़ा का काम करता है, तो उसमें को दिखा करके आप यहाँ से एंट्री ले सकते हैं। तो ये था इतना टॉपिक। हाँ, जितने भी टॉपिक बोले हैं यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं उसको डिटेल में वीडियो बना दूंगा। हालांकि मैंने बोला है पूरा आइलैंड एक्सप्लोर करने के लिए, तो अभी चूँकि घर में ही शूटिंग हो रही है, जैसे बाहर चलेंगे, बाहर आपको दिखाएंगे गलियाँ और उसके बाद पार्क और उसके बाद मौसम। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।